हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेरीन प्रोटीएजेस। तो सेरीन प्रोटीएजेस एक फैमिली है प्रोटीन डाइजेस्टर यानी कि एंजाइम्स की, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। ठीक है। और इसमें जो सीरीन माइनो एसिड होता है वो एक्टिव साइड में अहम रोल प्ले करता है। वो क्या करता है? एक्टिव साइड के अंदर अहम रोल प्ले करता है। इसलिए इसको हम कहते हैं ये सेरीन प्रोटीएज फैमिली। ठीक है। तो सेरीन प्रोटीएज फैमिली जितनी भी होती हैं उसमें दो करेक्टरिस्टिक्स कैटालिटिक साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कैटालिटिक ट्राइएड और दूसरा ऑक्सीजनियन होल। जो कैटालिटिक ट्राइएड है वो दरमियान में हिस्टाडीन होता है। एक साइड पे आपके पास सीरीन होता है और दूसरी साइड के ऊपर आपके पास स्पार्टिक एसिड होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और कैटालिटिक ट्राइएड बनाते हैं, और दूसरा ऑक्सीजनियन होल बनता है। ठीक है। अमाइनो ग्रुप और जो बॉन्ड जैसे टूटना होता है उसके पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो ये दोनों ग्रुप्स कैटालिटिक ट्राइएड और ऑक्सीजनियन होल ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड एट स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है। तो आपके पास जो जितने भी प्रोटीएजेज है उसकी फोर फैमिली होती है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और बड़ी फैमिली होती है वो सेरीन प्रोटीएजेज की है। उसके बाद सिस्टीन प्रोटीएजेज हैं, फिर अस्पार्टेट प्रोटीएजेज हैं, फिर मेटालो प्रोटीएजेज हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेरीन प्रोटीएजेज। जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं, कोई ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करता है, कोई ब्लड क्लॉट को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है। मसलन थ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग करता है, प्लाज्मिन जो है वो ब्लड क्लोट को डिजॉल्व करता है। तो जितने भी ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। मिसाइलेशन है और डीएसाइलेशन है। ठीक है। और सब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये आपके पास लार्ज ग्रुप ऑफ फैमिली है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ठीक है। और इसमें एक्टिव साइट के ऊपर सीरीन रेजिड्यू तो लाजमी होता है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसलिए इसको हम सीरीन प्रोटीएज फैमिली कहते हैं। तो ये सारे जो सीरीन प्रोटीएजेज हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाय सिमिलर मैकेनिज्म। ये यार मैकेनिज्म सेम है, उनकी स्पेसिफिसिटी डिफरेंट हो सकती है, रेगुलेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, एसाइलेशन एंड डी एसाइलेशन। तो आपके पास जो पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेज हैं, सीरीन प्रोटीएजेज हैं, वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लास्ट स्टेज में। अगर इंट्रासेलुलर देखें तो ल्यूकोसाइट लास्ट स्टेज है। अगर ब्लड क्लोटिंग में देखें तो आपके पास थ्रोम्बिन आ जाती है और प्लाज्मिन आ जाती है। तो ये सारे जो एंजाइम हैं ये सीरीन प्रोटीएज फैमिली के हैं। ठीक है। तो ये जितने भी सीरीन प्रोटीएजेज हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, और बाद में इनकी एक्स्ट्रा सीक्वेंस कट होती है और फिर उनकी डोमेन्स एक्टिव होती हैं। ठीक है। और वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। तो जो इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की उनको हम जाइमोजेन कहते हैं। आपको पता ही है जो आपका ट्रिप्सिन सीरीन प्रोटीएज है ये बेसिक अमीनो एसिड को कट करता है, और जो काइमोट्रिप्सिन है ये एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड को कट करता है, यानी कि सीरीन प्रोटीएज है जो एरोमेटिक अमीनो एसिड को कट करता है। और लास्ट स्टेज जो सीरीन प्रोटीएज है वो डाइजेस्ट करता है स्मॉल साइड चेन वाले अमीनो एसिड को, लाइक एलानिन और ग्लाइसिन। इसी तरह आपके पास जो सबटिलिजन है सेम पेप्टाइडेज, ये प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया के अंदर से प्रोड्यूस होता है। इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर सारे एंजाइम का एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम होता है। ठीक है। ये देखें, ये सारे जो एंजाइम्स हैं इनका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक दूसरे से थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम रहेगा। अगर आप काइमोट्रिप्सिन को देखें तो काइमोट्रिप्सिन में क्या है? ठीक है। ये ये स्पेसिफिसिटी डिटरमिन करते हैं। ये जो 226 और 200 216 और 189 पोजीशन पे अमाइनो एसिड होते हैं, ये याद रख लें, ये हमेशा स्पेसिफिसिटी डिटरमिन करते हैं कि कौन सी प्रोटीन इधर आके लगेगी।
तो ये जो 216, 226 और 189 पोजीशन पे अमीनो एसिड है, ये स्पेसिफिसिटी ऑफ सीरीन प्रोटीएज डिटरमाइन करते हैं। अगर आप काइमोट्रिप्सिन को देखें तो इसमें ग्लाइसिन ग्लाइसिन होता है 216 और 226 पोजीशन पे, और 189 पोजीशन पे सीरीन होता है। इसमें भी ग्लाइसिन ग्लाइसिन होता है 216 और 226 पे, किसमें, ट्रिप्सिन में। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल अमीनो एसिड होता है वो स्पार्टिक एसिड होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से कोई पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड इसके ऊपर आके लगेगा, लाइसिन एंड हिस्टाडीन। अगर आप लास्टेज को देखें तो इसमें वेरिएशन है, इधर ग्लाइसिन और ग्लाइसिन की बजाय वेलिन और थ्रियोनिन आता है। वेलिन आता है 226 के पोजीशन पे और थ्रियोनिन आता है 216 पे, और यहाँ पे वो सीन और दूसरे अमीनो एसिड होते हैं। कैटालिटिक कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि जितने भी सीरीन प्रोटीएजेज होते हैं उनके दो कैटालिटिक कंपोनेंट होते हैं। एक है कैटालिटिक ट्राइएड, ये हमेशा अस्पार्टिक एसिड, हिस्टाडीन और सीनीन के दरमियान बनेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बनाते हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और कैटालिटिक एक्टिविटी में आप रोल प्ले करते हैं। दूसरा है ऑक्सीएनियन होल। ऑक्सीएनियन होल बनता है बिटवीन द माइनो ग्रुप ऑफ साइड चेन माइनो एसिड, नहीं, माइनो ग्रुप ऑफ माइनो एसिड, ठीक है। वो ग्लाइसिन हो सकता है और सीरीन हो सकता है, जो कि जिस बॉन्ड ने टूटना होता है उस पेप्टाइड बॉन्ड के जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके साथ मिलके ये ऑक्सीजनियन होल में आता है। जहाँ से बॉन्ड ने टूटना होता है, यानी कि सीसीबल बॉन्ड जो होता है वहां पे ये बनता है। ये आपके पास कैटालिटिक ट्राइएड है, ये हमेशा बनेगा। कहा कि इसके साथ अस्पार्टिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, सीरीन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और ये माइनो ग्रुप दोनों यूज होते हैं जो साइड चेन के हिस्टाडीन के, ये वाला भी, डेल्टा भी और एप्सिलॉन। कैटालिटिक ट्राइएड इज ए पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। और ऑक्सीजनियन होल को कैसे बनता है, ग्लाइसिन के माइनो एसिड और सीरीन का माइनो एसिड, उनके माइनो ग्रुप और जो पेप्टाइड बॉन्ड जिसने टूटना होता है उसके कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है, ये ऑक्सीजनियन होल बनता है, ठीक है। The substrate recognition site. The substrate recognition site include the polypeptide binding site and the binding pocket for the side chain of the peptide substrate. यानी कि जो एक्टिव साइड होती है वही बाइंडिंग साइड होती है, जहाँ पे स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होती हैं जो आपके सबस्ट्रेट को, प्रोटीन ही सबस्ट्रेट होगा उसको आइडेंटिफाई करती है। The active site of serine proteases is shaped as a cleft three-dimensional structure, three-dimensional pocket where a substrate यानी कि protein can bind. Sacher and Berger labeled amino acid residue and to see terminals of the polypeptide substrate. अगर सबस्ट्रेट को देखें तो इसका जो सेंट्रल अमीनो एसिड जिसने कट होना है उसको P1 से रिप्रेजेंट कर, और उसके जो आपका सी टर्मिनल की तरफ जाएं तो उसको P1, P2, P3 और Pj से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप एन टर्मिनल की तरफ आए तो ये जहाँ से पार्ट ने टूटना होता है उसके बाद वाला P2, उसके बाद वाला P3, फिर एंड वाला Pi होता है, एंड दे रिस्पेक्टिव बाइंडिंग सबस्ट्रेट साइड। इसी तरह अगर एक्टिव साइड को देखें, ठीक है, तो एक्टिव साइड जहाँ से बाहर ने ब्रेक होना होता है उस माइनस एसिड को S1 कहते हैं, और उसके साइड वाला S1 डैश और एंड वाला SJ। और ये जो है ये एक्टिव साइड की बाइंडिंग सीक्वेंस होती है। तो सब स्टेट ने इस S1 ने इस P1 को रिकॉग्नाइज करना होता है और वहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी। ये देखिए P1 जहाँ पे पेप्टाइड बांड है, फिजिबल बांड है, वो उसमें वहां पे टूटना होता है, तो ये सेंटर में P1 की पोजीशन पे होगा। स्पेसिफिसिटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर काइमोट्रिप्सिन लाइक सीन प्रोटीएजेस है तो ये हमेशा एरोमेटिक अमीनो एसिड होगा, या P1 डैश की जगह पे जो बैठ जाएगा आपकी एक्टिव साइड के ऊपर, जहाँ पे होल होगा एरोमेटिक चेन का। The active site S1 is a pocket adjacent to serine 195 formed by the residue 190, 189 to 192, and two
14 to 216 एंड 224 to 228, और यही बाद में कैटालिटिक ट्राइएड बनाने में हेल्प भी करते हैं। स्पेसिफिसिटी इज यूजली डिटरमिन्ड बाय द रेजिड्यू एट पोजीशन, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 216, 226 और 189 पोजीशन पे जो माइनर एसिड होते हैं यही स्पेसिफिसिटी डिटरमिन करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन से एंजाइम के अंदर कहाँ पे स्पेसिफिसिटी डिटरमिन करने वाला माइनर एसिड यूज हो। Polypeptide binding site. The polypeptide binding site refer to the main chain of residue 214 to 216 which form anti-parallel beta sheet with the backbone of P1 P2 रेजिड्यू ऑफ पेप्टाइड सबस्ट्रेट। यानी कि जो आपकी एक्टिव साइट है और जो आपका सबस्ट्रेट है उसके दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स के दरमियान बनती है। इसी तरह अगर आप काइमोट्रिप्सिन को देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ सीरीन एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ द P1 रेजिड्यू, और ये इस तरह चलता रहता है। पेप्टाइड बॉन्ड के जो कार्बोनाइल और अमीनो ग्रुप हैं सबस्ट्रेट और एक्टिव साइड के, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती रहती है। ठीक है, तो जितने भी कार्बोनाइल और अमीनो ग्रुप होते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स के, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। दीज इंटरेक्शन आर जनरल फीचर ऑफ काइमोट्रिप्सिन लाइक प्रोटीजेज एंड क्रिटिकल फॉर एफिशिएंट सबस्ट्रेट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसी तरह अगर ग्लाइसिन को देखें, ग्लाइसिन की कंफर्मेशन 216 पोजीशन पे सारे एंजाइम्स के अंदर डिफरेंट होती है, लेकिन उनकी हाइड्रोजन इस वेरिएशन इन जो ग्लाइसिन कंफर्मेशन होती है उसकी वजह से जो हाइड्रोजन बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो तीनों एंजाइम्स के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट होती है। रेजिड्यू टू 14 to 216 also form one wall of S1 site and that carbonyl of serine form hydrogen bond to the histidine। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कैटालिटिक ट्राइएड में हेल्प आउट करता है। These structural interaction form a line of communication between polypeptide binding site and F1 active site and the catalytic triad। ये तो कैटालिटिक ट्राइएड सबस्ट्रेट और पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग साइट के दरमियान इंटरेक्शन हो जाती है इस तरह से। ठीक है, कार्बोनाइल और अमीनो ग्रुप के साथ, और ऊपर से कैटालिटिक ट्राइएड और नीचे ऑक्सीजन होल के साथ। जैमोजन एक्टिवेशन डोमेन, सारे जो एंजाइम हैं सेरीन प्रोटीएज के मैंने अभी आपको बताया ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। बाद में इनके एंड टर्मिनल से सीक्वेंस कटती है तो फिर ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन को देखें तो इनके एंड टर्मिनल के ऊपर 4 अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती हैं जो एक्टिव डोमेन बनाती हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा अमीनो एसिड लगे हुए हैं तो ये इनएक्टिव होती हैं, ये काम नहीं करती। तो सबसे पहले एन टर्मिनल से जो जिसमें आइसोल्यूसिन इनएक्टिवेशन का काम करता है वो इनएक्टिव सीक्वेंस रिमूव होती हैं, तो फिर वो फंक्शन करता है। ठीक है, द न्यू एन टर्मिनल फॉर्म ए बरीड साल्ट ब्रिज विद स्पार्टेट इंक्लूडिंग ए कंफर्मेशनल चेंज दैट ऑर्डर द एक्टिवेशन ऑफ। जब वो एक्स्ट्रा सीक्वेंस कटती है रिसोल्यूशन कटता है तो एक साल्ट ब्रिज बन जाता है। ठीक है, स्पार्टिक एसिड जो कि नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो वो साल्ट ब्रिज बना लेता है और कंफर्मेशनल चेंज आता है जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है। द एक्टिव साइड एंड ऑक्सीजन होल आर फॉर्म क्रिएटिंग एक्टिव प्रोटीन। तो फिर जो है ऑक्सीजन होल बन जाता है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइड, और वो जहाँ से बाढ़ ने टूटना होता है वहां पे ऑक्सीजन होल बनता है और वहां से ब्रेकेज होती है। तो जितने भी ये सेरीन प्रोटीएजेस हैं उनके अंदर दो ही प्रोसेसेस हो रहे हैं, पहला साइलेशन एंड दूसरा डीएसाइलेशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका सबस्ट्रेट है वो इधर हाइड्रोफोबिक पॉकेट के अंदर आके बैठता है। ठीक है, और फिर कैटालिटिक ट्राइएड बनता है और नीचे ऑक्सीजन होल बनता है जहाँ से सिविबल बॉन्ड ने ब्रेक होना होता है। Then a substrate bind the side chain of the residue adjacent to the peptide bond to be cleaved, nestle in a hydrophobic pocket on the enzyme, positioning the peptide bond part type। ये देखें,
जहां से इसने टूटना होता है बाण ने, वो आ जाता है एक्सियनियन होल में। और ऊपर आपके पास है सीरीन हिस्टाडीन, और ऊपर आपके पास स्पार्टिक एसिड है, उसमें ये कैटालिटिक ट्राइएड बना हुआ। तो ये ऑक्सीजनियन होल और ऊपर कैटालिटिक ट्राइएड, ये दोनों रोल प्ले करते हैं इसके बाण में ब्रेक में, इस बाण को ब्रेक करने के लिए। इंटरेक्शन ऑफ सीरीन हिस्टाडीन जनरेट ए स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक एलो ऑक्साइड आयन। ये देखें, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, तो इसमें ये सीरीन के दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इधर अटैक करते हैं और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। और इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एल्ऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एल्ऑक्साइड की वजह से दो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं और वहां पे बॉन्ड बनता है। और इसकी वजह से फिर टेट्राहेड्रल सिमेट्री आ जाती है, यानी कि चारों तरफ से बॉन्डिंग है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, और इधर भी बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन होल के साथ, जो कि सीरीन और ग्लाइसिन के माइनर ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ओ ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। This is accompanied by formation of short-lived negative charge on the carbonyl oxygen of the substrate, which is stabilized by the हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द ऑक्सीजन होल। कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आता है और ये एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ग्लाइसिन और सीरीन के माइनर ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ। अगला रिएक्शन क्या होता है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है ऊपर, ये प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये सीरीन जो है वो इंस्टेबिलिटी देगा, और ये शॉर्ट लिव्ड एक आपके पास बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ सीरीन का। इंस्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सबस्ट्रेट कार्बोनाइल ऑक्सीजन लीड टू द कोलैप्स ऑफ द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर चला जाता है, और ये वाला जो आधा प्रोटीन है ये टूट के सेपरेट हो जाती है, जिसको हम प्रोडक्ट वन कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट वन कहते हैं। फिर क्या होता है, रिफॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद कार्बोनाइल, कार्बन डिस्प्लेसेस द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटता है, पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा ऊपर चला जाता है और ये डबल बॉन्ड आ जाता है इसके ऊपर, और इसको स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन ये ऊपर वाला जो ऑक्सीजन इधर कार्बन के साथ लगा होता है, उसको फिर अनस्टेबिलिटी मिल जाती है। फिर क्या होगा, था माइनो लिविंग ग्रुप इज प्रोटोनेटेड बाय हिस्टाडीन फैसिलिटेटिंग इट्स स्प्लिटेड। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी हिस्टाडीन को, ये सेपरेट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा, इसको आप साइलेशन भी कह सकते हैं। फिर क्या होगा, जितने भी प्रोटीन के एंजाइम है, जब आप खाना खाते हैं तो साथ पानी पीते हैं, फिर पानी का रोल आ जाएगा, तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो पानी के जरिए है सेपरेट होगा। जो इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बोनाइल ग्रुप को, ठीक है। और ये कार्बोनाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर आए, दोबारा जो है ना एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी और ऑक्सीजन होल बन जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और ये प्रोटॉन जो दूसरा होता है वाटर के पास, ये हिस्टाडीन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनोनिक वाटर मॉलिक्यूल इज डिनोटेटेड बाय जनरल बेस catalysis, generating a strongly nucleophilic hydroxyl attack of hydroxyl ion on the testosterone linkage of xyl enzyme generate a second tetrahedral intermediate with the oxygen in the oxygen hole again taking on a negative charge। ये देखेंगे दोबारा नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन बाद में ये अनस्टेबल होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है ऊपर हिस्टाडीन के पास, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट भी सेपरेट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये इधर से इंट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन जब हिस्टाडीन को मिलेगा और ये फिर उसके नाइट्रोजन को मिलेगा, ये हिस्टाडीन सेपरेट हो जाएगा और सीरीन सेपरेट हो जाएगा।
और दूसरा प्रोडक्ट भी सेपरेट हो जाएगा। collapse of the tetrahedral intermediate form the second product a carboxylate A9 and displayed the serine। फिर क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और सीरीन भी लैदा हो गया और हिस्टाडीन भी, फिर ये सीरीन हिस्टाडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये सेकंड प्रोडक्ट भी सेपरेट हो जाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा। डिफ्यूज ऑफ द सेकंड प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्टिव साइड रीजनरेशन फ्री एंजाइम। ठीक है, और इस तरह ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो जितने भी सीरीन प्रोटीएजेस हैं तो उसके अंदर दो चीजें आपने याद ही रखनी है, एक्सियनियन होल और कैटालिटिक ट्राइएड। तीसरी चीज स्पेसिफिसिटी कि 216 और 226 पोजीशन पे मशीन जो अमीनो एसिड होते हैं वो ग्लाइसिन होते हैं, और सेंटर में सीरीन भी हो सकता है, या सेंटर में स्पार्टिक एसिड, अगर ट्रिप्सिन है तो स्पार्टिक एसिड होगा 189 पोजीशन पे। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल। थैंक यू ऑल, सी मान।